वक्फ बोर्ड, मुस्लिम समाज को दिया गया वो दानव जो इंच दर इंच भारत की भूमि को खा रहा था। आज उस दानव के दांत तोड़ने वाला बिल संसद में पेश हुआ। Thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. बिल आते ही इसका विरोध आरंभ हो गया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? पर ऐसा क्या था इस बिल में जिससे इस्लामिक आउटफिट्स दुखी हैं और हिंदू आउटफिट्स नाच रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। वक्फ बोर्ड कैसे खाता जा रहा था पूरे भारत को? वक्फ एक्ट 2024 में वो क्या प्रावधान है जो भारत को बचाएंगे और क्या ये बिल पास हो पाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज संसद में वो बिल लाया गया जो वक्फ बोर्ड को आपकी जमीन छीनने से रोक सकता है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। इस बिल पर बहस शुरू हुई और इस पर कांग्रेस के सांसदों ने विलाप करना शुरू कर दिया। बोले ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ड्रैकोनियन है। Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने एक समुदाय को फ्री हैंड दे रखा था, अब जब उन्हें सुपर नेचुरल पावर्स मिली हैं तो हमें तो अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा ना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये अमेंडमेंट मुल्क को बांटने के लिए लाया गया है, ना कि जोड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी के नेता का तो मेल्ट डाउन ही हो गया। सर, सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर, हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटक और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार, उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब, हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? तो बेसिकली नेताजी विलाप इस बात पर कर रहे हैं कि अमेंडमेंट के बाद अब नॉन मुस्लिम्स को भी वक्फ बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। पर चलिए बिल में क्या क्या है वो तो हम आगे देखेंगे ही। अब ये बिल आया तो सबकी आंखें उद्धव ठाकरे की ओर थी। भाई पुराने हिंदू है ना, तो इन्होंने कहा कि हम इस बिल पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते, पर साथ ही ये भी कह दिया। जिस तरीके से वो वक्फ बिल लाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या उनके अलायंस में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है? क्या जेडीयू और टीडीपी इस वक्फ बिल को देख चुके हैं और क्या उन्होंने अपनी मंजूरी दी है? तो प्रियंका जी जेडीयू साथी है, देखिए। सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? हाँ, टीडीपी भी साथी है। और हाँ प्रियंका जी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उन्होंने क्या कहा वो तो आप अवश्य ही सुनिए। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये अच्छा था गुरु, क्योंकि जो लोग वर्षों से ये बोलते रहे कि राम मंदिर के स्थान पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवा दो, आज वही लोग वक्फ को जमीन दिलवाना चाहते हैं। पर चलिए अब प्रश्न ये है कि इतना बवाल हो क्यों रहा है इस बिल पर, और इस बिल में ऐसा क्या है जो मुस्लिम समाज के विरोध में जाता है? क्या वक्फ की जमीन छीनी जाएगी या वक्फ ही आपकी जमीन छीन रहा था? तो उसे समझने के लिए ना वक्फ बोर्ड का संक्षिप्त इतिहास समझना पड़ेगा। तो चलिए वही समझते हैं। तो 1947 में देश स्वाधीन हुआ। भारत से मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान गया और उनकी प्रॉपर्टी यहीं छूट गई। इसमें से काफी संपत्ति को नेहरू जी ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। 1954 में नेहरू जी की सरकार वक्फ कानून लेकर आई वक्फ की रक्षा करने के लिए। इससे हर राज्य का एक वक्फ बोर्ड बन गया और यहाँ से वक्फ बोर्ड एक ऑफिशियल बॉडी बन गई। पर असली काम किया वक्फ एक्ट 1995 ने। क्या था इस एक्ट में? तो इस एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था, केवल एक सर्वेक्षण के आधार पर। और इस सर्वेक्षण को ना वक्फ के ही लोग करते थे। पर कैसे? एक कहानी से समझाता हूँ। सलीम और आदित्य दो लोग हैं, दोनों आसपास ही रहते हैं और दोनों के पास कुछ भूमि है, पर भूमि की मैपिंग के रिकॉर्ड्स नहीं हैं। ऐसे में सलीम आदित्य की भूमि को वक्फ डिक्लेयर कर देता है, ये कहते हुए कि ये भूमि कब्रिस्तान की भूमि है, और स्वयं को उस भूमि का वक्फ ट्रस्टी घोषित कर देता है। बस इतना करके एक भूमि को वक्फ बोर्ड की भूमि बनाया जा सकता है। इसके बाद सलीम को इस भूमि को वक्फ के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है और भूमि
वक्फ की हो जाती है। अब वक्फ बोर्ड को ना आदित्य को नोटिस भी नहीं देना है कि अब ये भूमि जो आदित्य की थी वक्फ की हो गई है। यदि फिर भी आदित्य को कैसे ना कैसे पता चल गया कि उनकी जमीन लूटी जा चुकी है और यदि 1 साल तक आदित्य ने केस नहीं किया तो इस मुद्दे पर ना भूमि परमानेंट वक्फ की हो जाएगी। अब इस एक्ट के सेक्शन 85 के अनुसार आदित्य केस को ना सामान्य कोर्ट में नहीं कर सकता, उसे केस वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही करना होगा, जो कि वक्फ की एक स्पेशल कोर्ट है और आदित्य का केस हारना तय है। वक्फ एक्ट 1995 के इन्हीं पैतरों को यूज करते हुए वक्फ बोर्ड कितने ही हिंदुओं के गांव, घर, जमीन, मंदिर कब्जा कर चुके हैं और जिसे ना हम आगे देखेंगे भी। पर अभी ये जानते हैं कि वक्फ एक्ट 2024 इस राक्षस की नाक में नकेल कैसे डाल रहा है। देखिए, वक्फ एक्ट 1995 में क्या क्या कांड हो रहे थे ये जानना आवश्यक था, ये जानने के लिए कि वक्फ एक्ट 2024 आपको किन मुसीबतों से बचा रहा है। इस एक्ट को संसद में प्रेजेंट करने से पहले 40 संशोधन किए गए हैं, जिनमें से सबसे मुख्य मैं आपको बताता हूं। इस एक्ट के अनुसार अब वक्फ बोर्ड ये निर्णय नहीं ले पाएगा कि कोई भूमि वक्फ की संपत्ति है या नहीं। ये निर्णय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होगा। सरल शब्दों में, यदि वक्फ को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी उसकी है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताएगा। इसके बाद यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसे वेरीफाई करेगा, जिसके बाद रिपोर्ट बनेगी और तब संपत्ति वक्फ की होगी। वैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना उनका ट्रांसफर होता रहता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी भूमि का इस्लामिक तरीके से प्रयोग होता आया था तो केवल प्रयोग करने के कारण भूमि वक्फ की हो जाती थी। उदाहरण के लिए इल्लीगल मजार बनाकर वक्फ भूमि बनाना, इसे वक्फ बाय यूज कहते थे। पर नए कानून में इस वक्फ बाय यूज को अबॉलिश कर दिया गया है। वक्फ के पास कागज होगा तो ही जमीन उसकी मानी जाएगी, चाहे कितने ही समय से उस पर कोई मजार बनी हुई हो। इसके अलावा इस एक्ट के बाद कोई भी नई जमीन बिना वक्फ डीड यानी कि लीगल कागज के क्लेम नहीं की जा सकेगी। यह कानून केंद्र सरकार को ताकत देता है कि वो वक्फ की किसी भी पुरानी संपत्ति की जांच करवा सकती है किसी भी समय एक ऑडिट के माध्यम से। और इस कानून के लागू होते ही 1 महीने में वक्फ बोर्ड को अपनी सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट सरकार के एक पोर्टल पर डालनी पड़ेगी, कागज की स्कैन्ड कॉपी अटैच करते हुए। एक और बढ़िया प्रावधान यह है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे कभी भी वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर किया गया था वो अब वक्फ नहीं रहेगी, वो अब सरकारी संपत्ति हो जाएगी। और इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसे वक्फ की संपत्ति घोषित किया जा चुका है कुछ समय पहले, वो राहत की सांस ले सकती है। इसके बाद भी यदि कोई जमीन वक्फ को जा रही है तो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज को लोकल डेली न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा इस जमीन के बारे में, ताकि यदि किसी की जमीन हो तो उसे पता चल सके। फिर 90 दिन रुककर जमीन वक्फ को मिलेगी। पहले यदि किसी व्यक्ति की जमीन मारी भी जाती थी ना तो उसे केस भी वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर करना होता था और इसी कोर्ट का निर्णय मानना भी होता था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के निर्णय को देश के किसी भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसके लिए 2 साल का टाइम दिया जाएगा। यदि ये कानून पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड का CEO एक हिंदू भी बन सकता है और अब महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में लेना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी सेक्ट्स हैं जैसे कि शिया, सुन्नी, दाऊदी बोरा, आगा खानी, सबको रिप्रेजेंटेशन देना होगा। ये सारे संशोधन मिलकर वक्फ एक्ट 1995 को नपुंसक बना देते हैं। वक्फ अब मनमानी नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस देश के सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिक जाएं, और वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट बनाकर देनी है प्रमाण अटैच करते हुए, जो कभी भी वेरीफाई हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर उस केस में गाज गिरनी तय है। पर वक्फ एक्ट 2024 में ये सभी संशोधन आपको किस कहर से बचा रहे हैं? क्या किया है वक्फ बोर्ड ने बीते सालों में, वो आगे देखते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के द्वारा इस देश में क्या किया जा रहा है उसको समझने के लिए कहानी सुनाता हूं, एक आम आदमी की कहानी। तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के तिरुचेंथुराई गांव में राजगोपाल नाम का एक किसान रहता था। केवल 1.2 एकड़ भूमि का छोटा सा किसान था। पैसे की जरूरत थी तो जमीन बेचने का सोचता है और लोकल अथॉरिटीज के दफ्तर चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी सारी जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अगर उसे जमीन बेचनी है तो वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आए। अब भाई राजगोपाल को तो ये तक नहीं पता होता कि वक्फ क्या भला है। अब राजगोपाल की खबर गांव में फैलती है। गांव वाले अपनी अपनी जमीन चेक करते हैं तो पता चलता है कि पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति बन चुका है। इसी गांव में इस्लाम के जन्म से पहले बना 1500 साल पुराना एक मंदिर भी था, वो भी अब इस्लामिक वक्फ की संपत्ति था और ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे।
और ऐसे ना अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। 2022 में आंध्र प्रदेश के एक गांव की 1600 एकड़ से अधिक की भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2022 में ही हरियाणा के एक गुरुद्वारे की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व जमा लिया और बड़ी बात यह थी कि प्रशासन ने मान भी लिया। 15 जुलाई 2022 को एक शिव मंदिर को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार दिसंबर 2021 में बेट द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी, उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अधिकार घोषित कर दिया। मंदिर छोड़िए, सरकारी संपत्ति और सड़क तक वक्फ कब्जा चुका है। नवंबर 2021 में सूरत के म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को अचानक से पता चलता है कि वो तो भाई अब वक्फ की संपत्ति बन चुका है। इसी तरह औरंगाबाद में एक सड़क को चौड़ा किया जा रहा था। अचानक वक्फ बोर्ड का पत्र आ जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि ये रोड जो है ना वो वक्फ की संपत्ति है और यदि इसका पैसा किसी जमींदार को दिया गया तो वो अमान्य होगा। ये केवल कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, पर यह सब इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि केवल पश्चिमी बंगाल में वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ से अधिक की धांधली की जांच चल रही है। केवल जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ से अधिक की सार्वजनिक भूमि वक्फ के नाम पर है। भाई मजाक चल रहा है क्या? जी बिल्कुल मजाक ही तो चल रहा है, क्योंकि अंबानी के घर को वक्फ अपनी संपत्ति बताता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी को भी वक्फ की संपत्ति कहा जा चुका है और वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी वक्फ घोषित किया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट वक्फ की संपत्ति है। बस इसी कारण आज से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक जज ने बोला कि सालो ताजमहल भी ले लो। आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? कल को वो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, तो भाई साहब आप ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? 2006 में बनाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार वक्फ के पास 1.2 यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी और 6 लाख एकड़ भूमि थी। आज वक्फ के पास 9,40,000 एकड़ भूमि है। केवल 17 सालों में वक्फ अपने नाम 3,40,000 एकड़ से अधिक भूमि बढ़ा चुका है। साफ साफ काली चोरी हो रही है, पर इन चोरों का अभी भी कहना है कि देश में वक्फ की 17,000 संपत्ति ऐसी हैं जिन पर दूसरों ने कब्जा कर रखा है। वाह भाई वाह, आप लोग तो साला सांप को जहर बनाना सिखा दो। बेचारी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ऑफिस स्पेस लेती है ये सोच करके साला धंधा करेंगे। उन्हें पता चलता है कि वक्फ बोर्ड बैठा है उनका ऑफिस कब्जाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट छोड़िए, वक्फ बोर्ड 77% दिल्ली की भूमि और 43% हैदराबाद को अपना क्लेम करता है, जिसमें आपका घर भी पक्का होगा। तो बस फिर आप सोचिए कि वक्फ एक्ट 2024 कितना आवश्यक है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये बिल पास होगा। इसके जवाब आगे देखते हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने आपको बताया कि वक्फ एक्ट में किस किस प्रकार के अमेंडमेंट्स किए गए और वहां से हमें ये समझ में आया कि ये जो सुपर नेचुरल पावर्स अभी वक्फ बोर्ड को या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल को दे रखे हैं, उन सभी सुपरनेचुरल पावर्स पर अंकुश लगेगा। लेकिन बहुत से लोगों का ना ये तर्क है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्फ बोर्ड को ही समाप्त कर देना चाहिए। और इसके पीछे उनके अपने अपने तर्क हैं। जैसे अंशुल ने कहा कि वक्फ ने पूरे गांव को ही अपनी प्रॉपर्टी बता दिया, या फिर 1500 वर्ष पुराने मंदिर को भी अपनी प्रॉपर्टी बता दिया, जबकि इस्लाम स्वयं 1400 वर्ष पुराना है। या फिर ये वीडियो जिसमें वक्फ बोर्ड के मेंबर बोल रहे हैं कि वक्फ को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो भारत की सरकार को लोन दे सके। मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मुसलमान को किसी कर्ज की जरूरत नहीं। अगर मुसलमान अपना वक्फ बोर्ड सही हिसाब से चलाएगा तो मुसलमान हुकूमत को कर्जा दे सकता है। 27,000 एकड़ जमीन गुलबर्गा के अंदर, 27,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, जिसमें 17,000 एकड़ हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। हमारे ही लोग कब्जा करके बैठे हैं। सोचिए, एक संस्था जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो फाइनेंशियली भारत की सरकार से भी स्ट्रांग है, तो इन लोगों की वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देने की जो डिमांड है वो अन्यथा नहीं है। और कदाचित एक सभ्य समाज में ऐसा होना भी चाहिए, परंतु यदि इसे सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके लिए अमेंडमेंट करना एक सेफ ऑप्शन है। क्योंकि यदि वक्फ बोर्ड को अबॉलिश कर देते हैं तो एक समुदाय को भड़काकर सड़कों पर उतारा जा सकता है, ये बोलकर कि तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। अब एटलीस्ट सरकार बोलने लायक है कि केवल अमेंडमेंट हुआ है, कुछ छीना नहीं जा रहा है। जैसा 370 के केस में हुआ था, उन्होंने आर्टिकल 370 को स्क्रैप नहीं किया था, उन्होंने क्लेवरली उसे इनइफेक्टिव बना दिया था। यदि 370 को स्क्रैप किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में विरोधियों के पास अपर एज होता, अब नहीं था। अब यूनानिमस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने
पूरे प्रोसेस को सही माना, परंतु अबॉलिश ना करके अमेंडमेंट कर देते हैं। इससे लोग नहीं भड़केंगे। ये केवल मुंगेरी लाल के सपने हैं और केवल सरकार ऐसा सोचती है। सीए के समय भी इन्होंने यही सोचा था कि नेशनैलिटी तो किसी की जा ही नहीं रही है, तो फिर दंगे क्यों होंगे, लेकिन फिर भी दंगे हुए थे। पर अब प्रश्न आता है कि क्या सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट का बिल संसद में रखा है वो दोनों सदनों में पास हो पाएगा या नहीं। तो लोकसभा में भाजपा को 240 सीट्स मिली और एनडीए को 293। तो अब लोकसभा में किसी बिल को पास कराने के लिए आइडियली 273 वोट्स चाहिए। तो भाजपा के पास तो इतने वोट्स नहीं हैं। उन्हें अपने घटक दलों जैसे टीडीपी या जेडीयू इनसे बात करनी पड़ेगी। जेडीयू और टीडीपी दोनों ने ही अपना अपना सपोर्ट इस बिल को दिया है। चिराग पासवान का सपोर्ट तो आ ही जाएगा और शिंदे वाली शिवसेना ने भी अपना सपोर्ट इस बिल के समर्थन में दे दिया है। तो लोकसभा में तो बिल पास हो ही जाएगा। अब आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में टोटल सीट्स हैं 245। 123 वोट्स बिल पास कराने के लिए चाहिए और भाजपा के अपने 86 मेंबर्स हैं, लेकिन एनडीए को मिलाकर ये संख्या हो जाती है 106 की। अब 106 से ये संख्या 123 कैसे पहुंचे, तो इसके लिए ऑपोजिशन को देखते हैं। 245 में से 89 सीटें इंडी अलायंस की हैं। 35 सीटें ऐसी हैं जो ना एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडी गठबंधन का। अब इन 35 में से मिनिमम 17 मेंबर्स का समर्थन भाजपा को चाहिए या इस बिल को चाहिए, जिनमें से 8 मेंबर्स बीजू जनता दल के हैं जो परोक्ष रूप से भाजपा के ही साथ हैं। अब इसके बाद बचते हैं 9 मेंबर्स जिन्हें मैनेज करना होगा। अब वो भाजपा कैसे मैनेज करती है वो देखना होगा। बाकी 3 सितंबर को 12 राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव है और उसमें अपर एज भाजपा को है। तो आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है ये थोड़ी बेटर हो सकती है। तो भाई अभी के गणित को देखा जाए तो ये बिल दोनों ही सदनों में पास हो सकता है और आशा भी यही है कि दोनों ही सदनों में पास हो जाए। साथ साथ आशा ये भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमें पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट करें और ये जो दूसरी वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है ना, इसे भी देखें। आपको इसके आगे की नॉलेज इस वीडियो में दिखेगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।